हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। चलो आज हम लोग क्लास 11th का सबसे बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, इनके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं और लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स तक जाएंगे। आज की क्लास केवल 3 टॉपिक पर डिफाइन करेगी, वेक्टर, इसके नीड, इसके टाइप्स और लॉज ऑफ एडिशन। पहली चीज, क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब हम एडिशन के लॉज पढ़ रहे होंगे वो इंपॉर्टेंट हमको आगे मिलेंगे। 3 क्लास में हम लोग वेक्टर खत्म करेंगे अपना पूरा। सेकेंड क्लास में उसके आगे का पढ़ाऊंगा, थर्ड क्लास में पूरा वेक्टर आपका कंपाइल करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर हम लोग स्टार्ट करें तो वेक्टर एनालिसिस हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज कि नीड ऑफ वेक्टर क्या है, क्यों हमें वेक्टर पढ़ना पड़ा, वेक्टर की जरूरत क्या हुई। जब बेटा हम 1D मोशन पढ़ते हैं, 2D मोशन पढ़ते हैं, तो 1 डायमेंशन मान लो हमने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया। बात को समझना पड़ेगा, आपने मोशन को एक एक्सिस में अगर पॉजिटिव ले लिया, दूसरी एक्सिस पे निगेटिव ले लिया, वैसे ही बात है। एक एक्सिस में पॉजिटिव आ गया, दूसरी एक्सिस पे निगेटिव आ गया। अब मान लो हमारे पास मल्टीपल डायरेक्शंस आ जाए, कई सारी जब डायरेक्शन आ जाएंगी तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है कि यार कैसे करें। इसलिए हमें फिर उनके ऊपर एरो लगानी पड़ती है, तीर लगानी पड़ती है, उसको एक डेफिनेट डायरेक्शन देनी पड़ती है। यही नीड है वेक्टर। तो थोड़ा सा मैं पीछे की क्लास से आपको लाऊंगा। फिजिकल क्वांटिटीज आपने बेसिकली 2 टाइप्स की पढ़ी थी, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स क्या पढ़ी थी? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उनको आप स्केलर कहते थे। जैसे मास, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मैंने पीछे भी आपको कई बार एग्जांपल दिया हुआ है कि आप आलू वाले की दुकान पे जाते हो, भैया 5 किलो आलू दे दो। अब 5 किलो आलू लेने के लिए तराजू वाले थोड़ी कहते हो भैया नॉर्थ की डायरेक्शन में तराजू रखना, आलू मीठी होती है, अच्छी होती है, कहीं से भी ले आते हो। मास हो गया, कई सारी चीजें आपने स्केलर्स पढ़ी थी। दूसरा आपको पढ़ना है वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनको मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, आप उनको वेक्टर्स कहते हो। बिल्कुल वेल डिफाइंड थी चीजें, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। अब इनको तरीका होता है समझने का। बिल्कुल मैं पहले 9th की मैं बात करूं कि वेक्टर, यार बिल्कुल बेसिक वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बता दिया फोर्स कैसे वेक्टर हुआ, तो फोर्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? पुल और पुश, या किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए या चेंज होने की कोशिश करे। तो मैं ना एक पहले देसी एग्जांपल देता हूँ आपको। कई बार मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, तो पढ़ाते आवाज आती, सर ये मुझे धक्का दे रहा है। ये मैं बहुत ही वैसी बात कर रहा हूँ क्लास की। तो अच्छा, अब सर ये मुझे धक्का दे रहा, भाई क्यों, क्या हुआ? साइंस का टीचर पूछता है, हाँ बता भाई कैसे धक्का दिया, कैसे धक्का दिया? ऐसे बैठ के सर ऐसे दिया या ऐसे दिया। तो दैट धक्का हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में धक्का देगा। तो धक्का इज व्हाट? इट इज अ फोर्स। तो अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने धक्का दिया, तो उसने पुल या पुश एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया, तो इट इज हैविंग अ डायरेक्शन। तो हम उसको क्या कहते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना इस पे हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, आपको डेफिनेशन पता चल गई, अच्छी चीज है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको आप, मैं कह दूं कि आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एरो का इस्तेमाल करते हो। जैसे ये तीर है, महाभारत रामायण सीरियल में देखते हो ना, तीर। तीर में 2 बातें लगती हैं, ये आपका टेल होता है और ये आपका हेड होता है। ये एक डायरेक्शन में होता है कि किस डायरेक्शन में आपकी तीर लगी। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बिल्कुल एरो लगाएंगे, ये हेड होगा, ये इसकी टेल होगी। ठीक है, अच्छा ब्रॉडली अगर मैं बात करूं कि मेनली वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली वेक्टर केवल 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक टाइप्स की, क्या निकालूंगा तो बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन मैं बेसिक टाइप की अगर बात करूं तो पहला होता है आपका पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज वेक्टर्स which have a fixed starting point, मतलब which have any starting point,
जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन वेक्टर्स को आप पोलर वेक्टर्स कहते हो। अच्छा सर, स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो मान लो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया आपने, तो कहीं ना कहीं तो इनिशियल पॉइंट लोगे। वेलोसिटी स्टार्ट किया तो कोई ना कोई तो इनिशियल पॉइंट दोगे। तो जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनको आप पोलर वेक्टर्स कहते हो। तो आप डिस्प्लेसमेंट कह दो, वेलोसिटी कह दो, फोर्स कह दो, ये सारे कौन से वेक्टर्स आ गए? पोलर वेक्टर्स आ गए। जल्दी से डिफाइन करते हैं पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, दूसरा आता है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो रोटेशनल इफेक्ट अबाउट एनी एक्सिस शो करते हैं। मीन दोज वेक्टर्स व्हिच शोस रोटेशनल इफेक्ट अबाउट एनी एक्सिस। जैसे मान लो पंखा चल रहा है तो ये घूमेगा, घूमेगा तो इसी कोई ना कोई एक एक्सिस होगी, तो किसी एक्सिस के अराउंड तो रोटेट करेगा ना इस तरीके से। तो जितने भी घूमने वाले वेक्टर्स होते हैं वो सारे एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर्स आ जाते हैं। तो मेनली केवल दो प्रकार का वेक्टर होगा, एक वो जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा वो जो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा या रोटेशनल इफेक्ट अबाउट एनी एक्सिस शो करेगा। तो बेसिक टाइप्स आपको पता चल गए क्या क्या होते हैं बेटा? एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर्स। पोलर की एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ, फोर्स लिख सकता हूँ। एक्सियल में एंगुलर वेलोसिटी लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ। ये सारे आपके एक्सियल वेक्टर्स के अंतर्गत टाइप्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से आप वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हो, क्या क्या वेक्टर्स होते हैं। तो मेनली ये दो टाइप्स आपको समझ आ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला मान लो आपसे बोलूं हूं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? अगर दो वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। जैसे वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। यहां पे इसका मतलब ये है कि A और B इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं तो ये हाथ भी 5 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में लगाए। तो देखो 5 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड सेम हुआ और इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अच्छी चीज है। अगला मैं पढ़ता हूं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। समझने वाली चीज है ये, समझ लेना। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे पढ़ूं कि किसी वेक्टर का आप नेगेटिव कैसे लेते हो? इसको अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोज कर रही है, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है आपका वेक्टर A, तो वेक्टर B आपका इधर आ जाए, उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। देखो मैग्नीट्यूड इनका सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोज है, एक दूसरे को डायरेक्शन अपोज कर रहा है। जैसे वो महाभारत में है नहीं, कर्ण अर्जुन, तो कर्ण और अर्जुन मैग्नीट्यूड लगभग लगभग सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोज है। ऐसे तीर आती है, ऐसे वापस चली जाती है, तो उनको हम कहेंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर हमें लिखना होगा तो A इज इक्वल टू माइनस बी लिखेंगे। A इज इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ कि A और B के मैग्नीट्यूड सेम है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि B की डायरेक्शन A के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो दोनों बातें समझ आ गई आपको? इक्वल वेक्टर्स अच्छी चीज है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर थे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हमने क्या लिया? मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट में डिस्कस करूंगा मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मॉडुलस का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, 5 न्यूटन का फोर्स साउथ डायरेक्शन में लगा हुआ है तो 5 इज व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मान लो ए वेक्टर है तो वेक्टर लगाओ तो उसके आगे मॉड का साइन लगा दो, सिंपल ये लाइन लिख दो, सिंपल ए लिख दो। कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर रहे हो उसके मैग्नीट्यूड को निकालते टाइम में कभी वेक्टर की डायरेक्शन अकेले मत लगाना कि इस तरीके से लिख दो, या तो आप उसके साथ मॉड का सिंबल लगा दो या सिंपल आप वेक्टर ए लिख दो। बेटा बहुत ही बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीजें आनी है आपको चाहिए। इक्वल वेक्टर समझ आ गया, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर समझ आ गया, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर समझ आ गया। अब मैं बात करता हूँ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कैप लगाते हैं ऊपर, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। किसी भी वेक्टर में अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारा यूनिट वेक्टर बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप्स आपको समझ आए नहीं आए? कौन कौन से समझ आ गए? ठीक है, इक्वल वेक्टर सर समझ आ गया, नेगेटिव वेक्टर बहुत अच्छे समझ आ गया, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर आपको समझ आ गया, यूनिट वेक्टर आपको समझ आ गया। अच्छा, समझ आ रहे हैं? बिल्कुल समझ आ रहे हैं। जो पॉइंट ना समझ आए बेटा आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। ठीक है बेटा, आपको मैं एक बात और अच्छे से समझा दूं, पूरी फिजिक्स 9th to 12th इस चैनल में मैं अपलोड करूंगा। 9th के सारे चैप्टर्स, 10th के सारे चैप्टर्स, 11th के सारे चैप्टर्स और 12th के सारे चैप्टर्स। पूरी फिजिक्स में पहले थ्योरेटिकल पोर्शन, उनके साथ साथ मैं क्वेश्चंस आपको अपलोड करूंगा। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखते रहना और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ आने वाला है इसमें। इक्वल वेक्टर्स आपने लिया, नेगेटिव वेक्टर लिया, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर आपने लिया। अच्छा, ये कुछ बेसिक टाइप्स समझ आ गए। अब मैं और अच्छे से कुछ करूं। सबसे पहले मान लेता हूं मैं फिक्स्ड वेक्टर्स। अब छोटे छोटे पॉइंट में बात करूंगा। 4th पॉइंट में लेता हूं फिक्स्ड वेक्टर। अब तो इनको बातों बातों में खत्म कर दूंगा। फिक्स्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स, फिक्स्ड वेक्टर हो गए। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर के आगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको आप कहते हो को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर क्या हुआ? जिनका फाइनल पॉइंट सेम होता है। जैसे मान लो ये थी, ये देखो आगे सारे एक जगह मिल रहे हैं, तो ये कैसा वेक्टर होगा? को टर्मिनस वेक्टर होगा। अब मान लो इसी वेक्टर में सर को इनिशियल का एक एग्जांपल है, ये चीज, इन सारे वेक्टर्स का देखो इनिशियल पॉइंट सेम है। ए हो गया, चाहे बी हो गया, चाहे सी हो गया, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इन सारे वेक्टर्स का ए बी सी डी, इन सारे वेक्टर्स का फाइनल पॉइंट सेम है। तो इनको हम कह देते हैं को टर्मिनस वेक्टर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अच्छे समझने की कोशिश करना। तो आपको अभी तक कई सारे वेक्टर समझा दिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या होगा? को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल, एक ही लाइन में, अगर वेक्टर सेम लाइन में पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहे हैं तो हम उनको कहते हैं को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका को प्लेनर वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बातें समझ आ रही हैं? सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, उनको आपने क्या बता दिया कि सर ये को प्लेनर वेक्टर्स हो गए। चलो अच्छी चीज है, सारे वेक्टर्स आपने समझ लिए, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। क्या क्या समझाया इसके टाइप्स में? सबसे पहले तो बेसिक दो टाइप बताया आपको, पोलर और एक्सियल। अच्छी चीजें समझ आ गई। फिर क्या क्या बताया मैंने आपको? बताओ, स्टार्ट करो। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, को टर्मिनल, को इनिशियल, को टर्मिनस, को इनिशियल, को लीनियर, को प्लेनर। ऐसे एक आता है बेटा फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता,
उनको आप कहते हो फ्री वेक्टर्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया आपने, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली। वेक्टर्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिए, इसके बेसिक टाइप्स पढ़ लिए, सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एडिशन के लॉज पढ़ने हैं। तो सबसे पहला लॉ आता है बेटा ट्राइंगल लॉ। 3 लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। 3 लॉ हमें पढ़ने हैं। ट्राइंगल लॉ पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, पॉलीगन लॉ पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग इनको डिफाइन करेंगे, इनके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट तक जाएंगे। ट्राइंगल लॉ की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ होता क्या, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3। अच्छी चीज है, बड़ी बात मैंने पूछ ली। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स ली जाए सेम ऑर्डर में, मान लो ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को सेम ऑर्डर से ले लिया जाए तो उसकी जो तीसरी साइड होगी वो इनका रिजल्टेंट देती है। ओ पी क्यू अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, तीसरी साइड इनिशियल से फाइनल की तरफ वो इनका क्या देगी बेटा, रिजल्टेंट देगी। दोबारा समझो, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को सेम ऑर्डर में लिया जाए तो थर्ड साइड जो होगी स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ वो इनका रिजल्टेंट देगी। इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं आर वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मैं केवल बेसिक डेफिनेशन अभी बता रहा हूं और कुछ नहीं। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरीके से भी आपको डिफाइन कर सकता हूं। दूसरे तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं, हिंदी रटो हिंदी, अगर पहले वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को रख दिया जाए और पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने वाली लाइन इनका रिजल्टेंट होती है। रटो भाई रटो, 2 वेक्टर ए और बी लिए, अगर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया जाए तो इनका रिजल्टेंट पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा ट्राइंगल लॉ। दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स, कितनी साइड होती है, 4, अगर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स से 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाए, ये देखो मैं बेसिक पैरेललोग्राम ऐसे बना देता हूँ, बस इतना बना देता हूँ। मान लो हमारे पास ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है। किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जो एक पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं, ए और बी, टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड से 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। केवल स्टेटमेंट समझा रहा हूं बस। किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड से अगर 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से दिया जाएगा जो इन वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से होके जा रहा होगा। दोबारा समझो, मैं पहले एक बार स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर समझाता हूं। अगर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड से 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से दिया जाएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से होके जाता है। तो इस पैरेललोग्राम के पहले तो मुझे बताओ 2 डायगोनल कौन कौन से, एक BD होगा दूसरा AC होगा। अब कौन सा इनके कॉमन पॉइंट से होके जाएगा, सर मुझे दिख रहा है ये वाला जाएगा, तो ये इनका रिजल्टेंट बनेगा R। मान लो बीटा एंगल वेक्टर A के साथ बन रहा है। ये मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, केवल स्टेटमेंट में डिस्कस करूंगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात मैं नहीं करूंगा। अच्छा, इसको मैं आपके घरेलू एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। मैं पैरेललोग्राम लॉ किस तरीके से यूज कर सकता हूं। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ को अगर यूज करना है तो एक सेकंड मार कर रख दूं। हाँ,
इसके बेसिक एग्जांपल पढ़ने हैं कि पैरेललोग्राम लॉ के हमें एग्जांपल बताओ। तो तुम लोगों ने कभी पक्षियों को उड़ते हुए देखा है? बर्ड्स को, बिल्कुल देसी बात कर रहा हूँ। बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा तो कैसे उड़ते हैं? ऐसे उड़ती है ना। तो मैं अगर एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ देखूं तो मैं सबसे पहली बात करता हूं फ्लाइट ऑफ बर्ड। मैं एक दिन बैठा था, मैं देख रहा था, देखो मेरी यार ड्राइंग बड़ी खराब है यार। मान लो ये पक्षी है, ये पक्षी है, उड़ रहा है ऐसे, जूम जूम। अब जब ये उड़ता है तो ये पंख नीचे की तरफ ले जाता है। हाँ जी सर, ले जाता है। तो ये देखो, ये क्या ये फोर्स लगा रहा है? F1 फोर्स ये लगा रहा है, F2 फोर्स ये लगा रहा है, सब लगा रहा है बिल्कुल। क्या इस फोर्स का रिएक्शन इधर मिलेगा? हाँ जी सर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इस फोर्स का रिएक्शन किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। अगर इन दोनों फोर्सेस के रिएक्शन इधर मिलेंगे तो इनका R1 और R2 का रिजल्टेंट कहां जाएगा? ये जाएगा, जाएगा। ये देखो, ये जा रहा है, ये R जा रहा है, इनका रिजल्टेंट। और जब वो ऐसे पक्षी करता है तो गोली की तरीके ऊपर जाता है। बन गया पैरेललोग्राम लॉ? नहीं बना। दोबारा फिर समझो, पेपर में आता है क्वेश्चन कभी कभी, अगर टीचर ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक्सप्लेन व्हाई फ्लाइट ऑफ बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, तो आप क्या करोगे? आपने फ्लाइट ऐसे बनाई तो आपने देखा एक पंख, ये इसका फोर्स नीचे आया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर गई इसकी। ये इसका फोर्स नीचे आया तो इस फोर्स की वजह से रिएक्शन ऊपर आई। अब इन R1 R2 का रिजल्टेंट कहां जाएगा? ये ऊपर की तरफ से जाएगा। और ये जो R जा रहा है, इनका रिएक्शन, यही इनको उड़ने में मदद करता है। ठीक, अच्छा सर कुछ और बता दो यार, थोड़ा सा कोई और एग्जांपल दे दो। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं, स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट को हिंदी में कहते हैं गुलेल। कभी चलाई है? अरे बहुत चलाई होगी गांव में। बंदर ना मारे गुलेल से? बंदर मारे होंगे, आम तोड़े होंगे, बहुत काम किया होगा। वो श्री कृष्णा चैनल देखा, कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते थे। तो चलो गुलेल को देखते हैं क्या होता है गुलेल। भाई मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी ड्राइंग तो है देखो खराब, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बनाने की। ये मान लो आपकी गुलेल है, एक रबड़ यहाँ से बनती है, दूसरी रबड़ यहाँ से बनती है, ऐसे बनता है ना। अब इसको खींचो ऐसे, जूम। ये देखो मैंने ऐसे खींचा और ऐसे खींचा, खींचा। F1 तो ये लगा टेंशन की वजह से इसकी, F2 ये लगा, पत्थर भर रखा यहाँ, कहाँ जाता है पत्थर? ये जाता है, गया इनका रिएक्शन आर ऊपर। हाँ सर मजे आ गए भाई। तो फ्लाइट ऑफ बर्ड, स्लिंग शॉट, ये सब किसके एग्जांपल है? पैरेललोग्राम लॉ के एग्जांपल है। बेटा आप जब भी फिजिक्स पढ़ो ना, बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ो, गांव घर के एग्जांपल से कनेक्ट करो, आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। अच्छा, अब पक्षियों को उड़ते हुए देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, स्लिंग शॉट को चलाते हुए देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, एक लॉ और पढ़ लेते हैं, पॉलीगन लॉ। डालो फटाफट हेडिंग, पॉलीगन लॉ। इसको लिखते रहना बेटा, पॉइंट थ्योरेटिकली लिख लेना। जो नोट्स ना बना पाओ मुझे बता देना बेटा, मैं चैनल पे नोट्स भी डाल दूंगा आपके चैप्टर वाइज। ठीक है, सारे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप बस बता देना। नहीं तो नोट्स अगर आप बनाते रहोगे तो बहुत अच्छी चीज है। फिजिक्स में नोट्स अगर खुद बनाते हैं ना तो अच्छी बात होती है, चीजें और समझ आ जाती है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो, अगर आपने फिजिक्स में नोट्स अपने खुद बनाए तो और अच्छे से चीजें समझ आती हैं। नेक्स्ट पढ़ता हूं मैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ है। ट्राइंगल को और बड़ा कर दो, पॉलीगन बन जाता है। तो सबसे पहले तो नोट पॉइंट कहीं कॉपी में लिख लो, पॉलीगन लॉ इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ। अब पॉलीगन लॉ होता क्या है? अगर कोई पॉलीगन है, कई सारी साइड्स को वेक्टर्स के थ्रू सेम ऑर्डर में लिख दिया जाता है। ये चीज मान लो O A B C D E,
तो उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड टेकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल साइड्स। दोबारा समझो, नहीं आया पहली बार में समझिए, मैं जानता हूँ मुझे नहीं आया था समझ बेटा पहली बार में, तो तुम्हें कैसे आ जाएगा। खैर मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कोई पॉलीगन लिया, किसी एक पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इसके वेक्टर्स को देता जाऊं मैं सेम डायरेक्शन में, बढ़ाता चला जाऊं, तो इसकी जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड कौन सी है, यही है ना, ओ पॉइंट से। तो क्लोजिंग साइड को अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं लिख दूं तो इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस पॉलीगन, मीन ओ ई जो हमारे पास होगा विल बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी टी प्लस डी ई। कहानी समझो, अगर पॉलीगन की साइड्स को सेम ऑर्डर में बढ़ाते चला जाऊं तो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड क्या होगी, इनका रिजल्टेंट होगी। तो ओ ई वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ठीक है, मान लो इसको प्रूव करने के लिए आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट in the given diagram ये सब, ये डायग्राम आपको दे दिया और ये उसके बाद आपको प्रूफ करवाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मान लो मुझे प्रूफ करना है, मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया पूरा, तो ये क्वेश्चन पूरा है, सॉल्यूशन यहां से करेंगे। डायग्राम हमने देखा, यार ये बना हुआ ये लाना है, कहानी खतरनाक है लेकिन एक एक चीज समझ लेना, एक एक चीज अगर मैं समझूं तो मुझे लाना कहां से, यहां से। अब उस पॉइंट को ध्यान करो जो मैंने समझाया, मैंने क्या समझाया, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो जिस पॉइंट से ले चलो वहां से इन सबको ज्वाइन करो, जितने कोने हैं सबको मिला दो। बेटा वैसे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस होता है कोना। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, चलो एक प्रॉपर लैंग्वेज बनाते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ओ बी इक्वल क्या आएगा, ओ ए प्लस ए बी आएगा, नहीं आएगा, पहले मुझे बताओ। इस ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट होगी, तो इन दो साइड्स को हम सम करेंगे तभी तो थर्ड साइड आएगी। ठीक है, अगली ट्रायंगल लेते हैं ओ बी सी। इन ट्रायंगल ओ बी सी देखा लो, ओ सी इक्वल क्या आएगा, ओ सी इक्वल आ जाएगा ओ बी प्लस बी सी। ठीक है, ये भी समझ आ गया। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ये लेना है, ओ सी डी ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी अगर मैं ट्रायंगल ले लूं तो मेरे पास ओ डी इक्वल क्या आएगा, ओ डी इक्वल आएगा ओ सी प्लस सी डी आएगा। ओ डी ये है, ये इक्वल ये प्लस ये। अच्छा, फोर्थ ट्रायंगल भी तो बच रहा है। इन ट्रायंगल ओ डी ई, ओ डी ई अगर मैं लेता हूं तो ओ ई इक्वल क्या आएगा, ओ डी प्लस डी ई। अब बेटा इसको कई सारे मेथड है सॉल्व करने के, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब सबसे इजीएस्ट वे ये है कि इन सबको ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दे ऐड। चलो, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई, सारे ओ हैं भाई, सारे ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, यहां से लिखता रहूं नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, प्लस बी सी प्लस ओ सी प्लस सी प्लस ओ डी प्लस डी। सही है। अब जो कुछ कट्टे वट्टे है क्या, हाँ भाई काटो, ओ बी से ओ बी खत्म, ओ सी से ओ सी खत्म, ओ डी से ओ डी खत्म। अरे वाह, मजे आ गए। तो ओ ई इक्वल क्या बचा, ओ ई इक्वल बचा ओ ए प्लस ए बी
प्लस BC प्लस CD प्लस DE बचा। देखो आ गया समझ। तो क्या मैंने इसमें, मेरा मेन मकसद क्या था समझाने का, क्या मैंने इसमें केवल ट्रायंगल लॉ लगाया है? हाँ जी सर, केवल बिल्कुल ट्रायंगल लॉ लगाया। देखो ये भी ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, बेसिक ट्रायंगल लॉ लगाया, ऐड कर दिया, पॉलीगन लॉ क्लियर हो गया। तो पॉलीगन लॉ की बेसिक स्टेटमेंट आप क्या बनाओगे, अगर कई सारे वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में किसी पॉलीगन से जोड़ दिया जाए तो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स या दीस ऑल वेक्टर्स। ठीक है, सारे साइड्स को हम उसका रिजल्टेंट क्या देते हो, पॉलीगन लॉ से क्लियर कर देते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है बेटा? जल्दी से इसको नोट कर लो 1 मिनट में। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने। अब एक ही पॉइंट इसका और बच रहा है, वो मैं समझा दूं तो आज की क्लास हमारी खत्म हो। अब हम लोग करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीगन या पैरेललोग्राम लॉ। बेटा पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ठीक है? तो उसका डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, मैग्नीट्यूड के लिए और रिजल्टेंट के लिए, दोनों के लिए वो रिजल्ट आता है डेरिवेशन। तो बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश कर लेना, एक एक पॉइंट समझ लेना। अच्छा, तो लिख लो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ को हमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना है। ये सेम ट्रीटमेंट ट्रायंगल लॉ के लिए जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा, ट्रायंगल लॉ के ऊपर वाली साइड हट जाएगी। तो मैं पैरेललोग्राम लॉ का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको करवाता हूँ, ठीक है? स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं तो ज्यादा इसमें नीड नहीं है बताने की। ये एक पैरेललोग्राम है, मान लो ABCD, ठीक है? इसके AB से और AD से दो वेक्टर्स P और Q रिप्रेजेंट कर दिए जो कि थीटा डिग्री एंगल से लगे हुए हैं। इनका रिजल्टेंट R ये जाएगा AC से, ये R गया। मान लो ये R पहले वाले के साथ, फर्स्ट वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता है। बिल्कुल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाओ, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, डल गया, इसका नाम दे दो E। अगर ये थीटा, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि ये भी थीटा होना चाहिए थीटा। ट्रायंगल लो BCBE, इन ट्रायंगल CBE cos थीटा लगाओ। देखो एक बात और बता दूं, जो AD होगा वही BC होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो cos थीटा के हिसाब से क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q, ठीक है? cos थीटा इक्वल आ गया BE अपॉन Q। ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर केवल मैग्नीट्यूड लोगे तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर नहीं लगाओगे, या तो पूरा मॉड लगाओ या तो सिंपल वैल्यू लिख दो। तो बेटा BE क्या लिख दूं मैं, Q cos थीटा, सही है? इसी ट्रायंगल में sin थीटा लगाओ, CE अपॉन BC लिख दूं। तो sin थीटा हमारे पास क्या जाएगा, CE अपॉन Q। तो CE क्या आ गया, Q sin थीटा, सही है? BE निकाल लिया, CE निकाल लिया। अब आप ट्रायंगल देखो AEC इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AEC using Pythagoras theorem, AC स्क्वायर इक्वल, आप क्या यूज करोगे, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AC ये है ना, AE ये है, बेस परपेंडिकुलर आपका CE। AE की जगह मैं लिख सकता हूं AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE का होल स्क्वायर। चाहो तो वैल्यूज डाल दो। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, R। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P। BE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q cos थीटा।
का होल स्क्वायर, CE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2P क्यूब कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपनी जगह, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस 2PQ कॉस थीटा। आर इक्वल मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। फॉर डायरेक्शन अगर मैं निकालूं तो डायरेक्शन के लिए फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट आपका बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है तो मैं tan बीटा लगा देता हूं इसी ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, AEC में। AEC में tan बीटा लगाओ तो क्या CE अपॉन AE आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल आएगा। तो CE अपॉन BE, BE नहीं AE। तो tan बीटा इज इक्वल टू CE क्या है हमारे पास, CE Q साइन थीटा, और AE क्या है, AB प्लस BE, मतलब P प्लस Q कॉस थीटा, P प्लस Q कॉस थीटा। ये आपका tan बीटा से बीटा निकाल सकते हो, tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। बेटा आज की क्लास यहीं तक रोकी जाएगी। मैंने आपको बताया था आज की क्लास में क्या क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर्स पढ़ा, बेसिक टाइप्स पढ़े, लॉज ऑफ एडिशन पढ़ा और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3D में वेक्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। ये सारी बातें आगे की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। जो पॉइंट ना समझ आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि सर ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।